नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर धनंजय पीरामल अभी अपनी सोच में थे। वो अभी रोहित को याद करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो कुछ देर तक यही सब सोचते हैं और अब अपने आंसुओं को पोंछकर अब फिर से अपने मन में कहते हैं, अचानक से उस दिन भूमिका को क्या हो गया था। अरे जो भूमिका अपने भाई की मौत को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, अचानक से किंग के देखने के बाद वो इतना एक्टिव कैसे हो गई थी। क्या क्या है ऐसा जो मेरे सामने है लेकिन मेरी समझ से बाहर है। ये अचानक से और समझ में नहीं आता ये चिराग और अब्दुल भी कहाँ चले गए हैं। उन्हें तो मेरा साथ ही समय देना चाहिए था ना। अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे भी रोहित कैसे काम करता था, उन दोनों से मुझे रोहित के काम करने के पैटर्न का पता चल जाता। लेकिन अब ये सब कैसे होगा। यहाँ धनंजय पीरामल अभी अपनी ही सोच में थे। तो वहीं इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में हंसराज मारवा अभी अपने रूम में थे। वो अभी अपने रूम में बैठकर धनंजय पीरामल की बातों को ही सोच रहे थे कि जब वो यहाँ पर मारवा हाउस में आए थे तो किस तरह से जब वो धनंजय के गले लगे थे और धनंजय ने उन्हें कहा था कि तुम बाप बन ही नहीं सकते हो। अब वो उन्हीं ख्यालों में थे और वो सोच रहे थे कि आज भी याद था कि जब वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे अपनी और आयशा की शादी को रोकने की, लेकिन वो हर बार फेल होते हुए ही जा रहे थे। क्योंकि उस वक्त जब उसके पिता ने उसकी और आयशा की शादी फिक्स कर दी थी तो उसने हर एक नामुमकिन कोशिश की थी, लेकिन हर कोशिश के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और फिर एक दिन उन्होंने एक प्लान बनाया था जहां इस बार वो सिर्फ आयशा को ही नहीं बल्कि धनंजय को भी बदनाम करना चाहते थे। क्योंकि उस समय हंसराज मारवा ने हर एक काम किया था, लेकिन अब जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने यही सोचा था कि इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और उसने यहाँ पर आयशा और धनंजय दोनों को ही बदनाम करने के बारे में प्लान बनाया था। क्योंकि हर बार जब भी वो आयशा के लिए कोई प्लान बनाते थे तो हर बार धनंजय एक ढाल बनकर उसके सामने आ जाता था और वो हर बार आयशा को बचा ही लेता था। इसलिए इस बार हंसराज मारवा ने धनंजय को भी ट्रैप करने का प्लान बनाया था कि इससे वो दोनों से ही अपना बदला ले पाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि धनंजय और आयशा को ढूंढते हुए वहां पर राजीव गुलेरिया और करण गुलेरिया भी उनके पास आ जाएंगे। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए यहाँ पर हंसराज मारवा भी अपने ख्यालों में ही थे। और अब वो आगे सोचते कि तभी उनके कानों में अब देविका की आवाज़ आती है। देविका जो कि हंसराज को कह रही थी, क्या हुआ है तुम्हें, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम खोए खोए हो। क्या क्या कुछ ऐसा है, क्या हुआ, क्या है, क्या मुझे बताओगे। अब यहाँ पर अब जैसे ही देविका की आवाज़ अब उसके कानों में आई तो हंसराज मारवा अब अपने सेंस में आते हैं और वो अब देविका से कहते हैं, क्या वाकई में करण गुलेरिया ने मेरे बेटे रोहित को मार दिया है। अब हंसराज की इस बात पर अब देविका कहती है, अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पूरी दुनिया को पता है ये बात कि करण गुलेरिया ने रोहित मारवा को मार दिया है, लेकिन एक तुम हो कि तुम्हें ही नहीं पता है। कैसे बाप हो तुम। अरे माना कि रोहित और तुम में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तुम दोनों में कभी बाप बेटे वाला एक बॉन्ड था ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना हंसराज कि तुम अपने बेटे की प्रेयर मीट में ही ना आओ। अब देविका यहाँ पर ये सब कह रही थी। उसकी ये बातें सुनते ही अब हंसराज मारवा कहते हैं, तुम मुझे मत बताओ देविका कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, मुझे मेरे बेटे की मौत का दुख है। मैं एक बार माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ कि क्या सोचकर माँ ने धनंजय भाई को हेड बनाया है, जबकि रोहित मारवा तो मेरा बेटा है। इसलिए इस लिहाज से तो
माँ को मुझे हेड बनाना चाहिए था, मुझे ही हेड बनना चाहिए था। लेकिन अब इसके सारे ही सवालों के जवाब अब माँ मुझे देगी कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने धनंजय को मारवा हाउस की गद्दी पर बिठाया, क्योंकि धनंजय का तो उस पर कोई हक भी नहीं पड़ता। क्योंकि धनंजय हमारा बड़ा भाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मारवा हाउस की गद्दी पर भी वही बैठे, क्योंकि अगर उसे गद्दी पर बैठना है तो वो राजमहल की गद्दी पर जाके बैठे ना कि यहाँ पर। ये सब कहते हुए ही बौखलाते हुए हंसराज मारवा अब जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हैं और अब वो सीधा ही अपने रूम से निकलकर बाहर जाने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ लंदन के उस गांव में अब अनिका कहती है, नानी माँ आपको चाय कैसी लगी? क्योंकि अब तक अनिका ने अपने हाथों से उस चाय को बनाकर अब तक उन यहाँ पर भाग्यश्री और अपनी नानी माँ को सर्व कर दिया था। अब जैसे ही उसने एक सिप अपने मुंह में ली तब अब अनिका की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि अनिका को यही था कि अगर सच में उसकी चाय अच्छी नहीं हुई तो पता नहीं उसे उसके सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं। इसलिए अनिका बड़ी ही क्यूरियोसिटी से अब उनसे पूछती है कि आपको चाय कैसी लगी। अब अनिका की इस बात पर अब वो कहती है, चाय अच्छी बनी है अनिका, वैसे तुम भी ये सब सीख ही गई। हाँ, अब यहाँ पर अपनी नानी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ, आयशा माँ और नाना जी की मदद से मैं ये सब सीख ही गई, नहीं तो मुझे इन सब में नहीं घुसना था। अब अनिका की इस बात पर अब वो औरत कहती है कि अनिकरण फार्मेसी जिसकी फाउंडर तुम्हारी माँ थी, ये कहानी सालों पुरानी है अनिका। तुम खुद एक साइंटिस्ट हो, तो तुम्हें पता है ना कि हर वायरस एक साइंटिस्ट की गलती होती है, क्योंकि कोई भी वायरस तभी पनपता है जब किसी साइंटिस्ट से किसी चीज को बनाने में कोई मिस्टेक हो जाती है। तो बस वही एक दवा और उसका आविष्कार। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसे वायरस पनपते हैं। इस बात पर अब औरत कहती है, खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो बहुत बाद में रखा गया था अनिका, वो काम तो उससे पहले से ही शुरू हो गया था, क्योंकि जो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो तो पहले से ही शुरू था, लेकिन उसका नाम तो बहुत सालों के बाद आया है। ये बात तब की है जब मैंने और सिकंदर ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया था। इस वक्त हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था, उस वक्त सिकंदर पीरामल रियासत की नींव रखने में बिजी थे। तो वहीं मैं बेंगलोर के पास एक गांव है, गांव का नाम है भीमेश्वरी। मैं वहां पर रहती थी। उस वक्त इंडिया को आज़ाद हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था अनिका, और वही समय था जब इंडिया इकोनॉमिकली वीक हो चुका था और सारी ही रियासतों को इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। इसलिए सिकंदर ने पीरामल रियासत को रिवाइव करने का सोचा था, और वो भी फ्रांस में, क्योंकि इंडिया में तो उस वक्त पॉसिबल ही नहीं था ये सब करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर था और डेमोक्रेसी इंडिया में आ चुकी थी। सिकंदर के फ्रांस आने के बाद मैं वहाँ पर अकेली हो गई थी, क्योंकि सिकंदर अपनी रियासत को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर आ गया था। इसके बाद भी मैं गुरुदेव से शिक्षा लेती रहती थी, और फिर अचानक एक काली रात आई। मैं हमेशा की ही तरह सुबह उन्हें जगाने के लिए गई कि तभी मैंने देखा कि उनकी लाश वहाँ पर है। इस हादसे के बाद सभी ने मुझे गलत समझा, क्योंकि मेरे गुरुदेव जिसके पास मैं अपनी शिक्षा ले रही थी वो मर चुके थे। यहाँ तक कि मेरी बात को कहने तक का मौका भी नहीं दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर सबका आरोप मुझ पर ही था। उस समय मैं अकेली पड़ गई थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे पूरी उम्मीद थी कि सिकंदर कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं क्या खुद सिकंदर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए उन्होंने उस समय मुझसे कहा था कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, एटलीस्ट तब तक जब तक कि ये मामला ठंडा ना हो जाए। और मैं भी सिकंदर की बात से उस समय सहमत हो गई थी, क्योंकि उस समय की हालत को देखते हुए मुझे भी यही सही लगा था कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए। और मैं भी वहाँ से सीधा ही मनाली चली गई। वहाँ सिकंदर मुझे मिलने के लिए आते थे, क्योंकि एक तो सिकंदर अपने कामकाज में बिजी थे, लेकिन वो बीच बीच में मुझसे मिलने आते थे। और अपनी इस लाइफ से कहीं ना कहीं मैं भी खुश थी,
क्योंकि अब यहाँ पर सिकंदर से मेरा मिलना हो जाता था। और अब यहाँ पर आने के बाद मैं अब अपनी पढ़ाई की वजह से मेडिकल की तरफ बढ़ने लगी थी। मुझे पुरानी औषधियों के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इन सब का बड़ा शौक भी था। लेकिन मनाली आने के बाद मुझे ये चांस मिला। मैं अपनी उसी दुनिया में आगे बढ़ती गई कि तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी की नज़र मुझ पर ही है। मैं जो कुछ भी करती थी मुझे ऐसा महसूस होता है था कि कोई मुझे देखता है। और एक दिन मुझे किडनैप कर लिया गया, क्योंकि मेरा शक सही था। एक दिन मैं ऐसे ही अपना काम कर रही थी, तभी किसी ने मुझे किडनैप किया। और किडनैप करने के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को 20 से 25 लड़कियों के साथ पाया था। उस वक्त मैं उन सब के पास अपने आप को देखकर बहुत ही डर गई थी कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई, और इन लड़कियों को यहाँ पर कैद क्यों किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे भी इन सब के साथ कैद करके रखा गया है। वहाँ पर कैद हुए मेरे दिमाग में बस यही सब था कि मैं बस कुछ भी करके सिकंदर तक खुद की खबर पहुँचा दूँ। मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि तभी मेरे सामने अब किंग का मास्क लगाए हुए सामने सिकंदर की हाइट का और वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर का एक आदमी वहाँ पर रूम में आता है। और रूम में आने के बाद वो ज़बरदस्ती अब एक लड़की को अपने साथ लेकर दूसरे रूम की तरफ ले जाने लगता है। और उसे ले जाते हुए ही उसने अपनी उंगली मेरी तरफ करते हुए कहा था कि अभी नंबर इसका है, लेकिन उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा है। अब उस आदमी की ये इशारा देखते ही, उसकी ये बात सुनते ही मानो मेरा तो गला एकदम से सूखने लगा था कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। और मैं बस वहाँ से जल्दी से भाग निकलना चाहती थी, क्योंकि मैं वहाँ पर और एक पल नहीं रुक सकती थी। उस वक्त रात भर मुझे नींद भी नहीं आई थी। मैं बस किसी भी तरह वहाँ से भागना चाहती थी। और दूसरी सुबह मुझे वहाँ मौका भी मिला, क्योंकि दूसरी सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। और मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग भी निकली। वहाँ से भागने के बाद मैंने सिकंदर से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास कांटेक्ट करने के लिए कोई भी साधन भी नहीं था। मेरे दिमाग में बस वहाँ से जैसे तैसे भागने के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। भागते भागते जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं सीधा ही वहाँ पर पेरिस के घने जंगल में ही मैंने अपना घर बना दिया था। क्योंकि जब मुझे किडनैप किया गया था तो उस समय मैं पेरिस में थी। और वहाँ से उस जगह से निकलने के बाद जब मैं वहाँ पर पेरिस के जंगलों में भटकती रही तो अब मेरे पास कोई और आशियाना नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने वहीं पर ही अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई। और उसके बाद मैंने अपनी उस कला का वहीं पर ही इस्तेमाल किया जो मेरे पास भगवान की देन थी, पंछियों से बात करना। क्योंकि ये कला सच में मेरे पास बचपन से ही थी। और वहाँ पंछियों से बात करती रहती थी। और मैंने सिकंदर को भी खेल खेल में ये सब अपनी कला के बारे में सिखा दिया था। इसलिए मैंने उनकी मदद से सिकंदर तक अब अपनी बात को पहुँचा दिया था कि मैं कहाँ पर हूँ और किस हालातों में मैं भी रह रही हूँ। और जैसे ही उन पंछियों के द्वारा सिकंदर को मेरी खबर मिली थी तो वो भी बिना वक्त गवाए ही मुझसे मिलने के लिए वहीं पर ही आ गए थे। वहां पर आने के बाद सिकंदर जैसे ही वहां पहुंचा था तो उन्हें देखकर मैं उनके एकदम से गले लगते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सिकंदर कि मेरे साथ क्या हो सकता था। अरे वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से बच निकली। मेरी इस बात पर तब सिकंदर ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो अनंता, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ मैं। और इसी वजह से शायद अब सिकंदर ने इतना कहा ही था कि तभी अब अनंता कहती है, अभी कुछ मत कहो सिकंदर, मुझे ये बताओ कि और कितना इंतजार मुझे करना होगा।
क्योंकि मैंने काफ़ी समय से तुम्हारा इंतज़ार किया है। अपने आप को देखो सिकंदर, नव यू आर 32 एंड आई एम 26। ये सुनते ही अब सिकंदर ने कहा, अब तुम पीरामल रियासत की रानी हो अनंता। इस बात पर अब अनंता कहती है, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मुझे कोई रानी नहीं बनना है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम अपने आसपास चाहिए और तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ होगा। वैसे सिकंदर, क्या मैं एक बात पूछूं? अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर अब सिकंदर भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। और अब अनंता कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये इंपीरियल ग्रुप क्यों बनाया है? अब तो इस बात पर अब सिकंदर अब अनंता के फोरहेड पर एक किस करता है और उन्हें अपनी बाहों में भर कर कहता है, पहले मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जो मेरी पहचान में ये सब कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी ये सब कर रहा है वो यहाँ पर मेरा ही मुखौटा लगाकर ये सब कुछ कर रहा है। सिकंदर की ये बात सुनते ही अनंता कहती है, तुम्हारे लाइफ एम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे सिकंदर। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे लाइफ एम की वजह से कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों ऐसे ही रह जाएं, हम दोनों का कभी मिलन ही ना हो, हम दोनों कभी शादी ही ना कर पाएं और ना ही हम दोनों साथ रह पाएंगे। ये कहते हुए ही अनंता अब किंग के चेहरे के मास्क हटा देती है। उसके ऐसा करते ही अब किंग कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम अनंता? अगर किसी ने मुझे यहाँ पर ऐसे देख लिया तो? अब किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है। अनंता की इस बात पर अब किंग कहते हैं, हाँ कहो ना अनंता। अब किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो उन्हें एकदम से ही गले से लगा कर कहते हैं, इट्स अ बेस्ट न्यूज़ फॉर मी। ओ अनंता, आई लव यू। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे सच में मेरी ज़िंदगी की कितनी अच्छी खुशी दी है। कुछ देर तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब वो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और अब किंग अब अनंता से कहते हैं, राजमहल चलो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट भी हो और इस हाल में अब तुम्हारा यहाँ पर रहना सही नहीं है। किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, नहीं सिकंदर, अभी नहीं। मैं वहाँ पर तभी जाऊँगी जब तुम मुझसे शादी करके मुझे वहाँ पर लेकर जाओगे, क्योंकि बिना शादी के तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। क्योंकि अनंता एक इंडिपेंडेंट लड़की की वाली सोच रखती थी। अनंता की इस बात पर अब किंग कहते थे, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल मेरा वेट करना। ये कहते हुए ही किंग अब वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ अनंता भी अपने पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सुना आपने, आप तो मेरे लिए सच में बहुत ही लकी हो। आपके आने की खबर ने ही आपके पापा का माइंड एकदम से ही सेट कर दिया, नहीं तो और न जाने कितने ही सालों तक वो इसी तरह से ही हमारी शादी को पोस्टपोन करते रहते। इधर दूसरे दिन सुबह अनंता किंग का ही आने का वेट कर रही थी कि अचानक अपने सामने घायल किंग को देखकर अब अनंता कहती है, सिकंदर क्या हुआ है तुम्हें? और ये किसने किया है? क्योंकि जिस हालत में सिकंदर वहाँ पर अनंता के पास आया था वो काफ़ी ही घायल हो रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उसके ऊपर कितने ही वार किए गए हो। लेकिन इसलिए अब यहाँ पर अनंता किंग को संभालते हुए उससे कहती है, अंदर आओ। और वो उन्हें पकड़कर अब वो किंग को वहाँ पर अंदर लेकर आती है और उन्हें अंदर बिठाकर अब उनके घाव को पहले अच्छी तरह से साफ करती है। और उसके बाद एक यहाँ पर जड़ी बूटियों का एक लेप लगाकर बनाकर अब उनके जख्मों पर लगाती है। और अब अनंता कहती है, सिकंदर, ये सब किसने किया है? अनंता का इस बात का जवाब देते हुए अब किंग कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ अनंता, मुझे बहुत दूर और वहाँ किसी और से शादी कर लो, क्योंकि तुम मेरे साथ अब नहीं रह सकती हो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझसे बहुत ही दूर जाना होगा। अब किंग की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हारा इंतजार भी ना जाने कितने ही सालों से कर रही हूँ। और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ? ये पॉसिबल नहीं है सिकंदर, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अब अनंता की इस बात पर अब सिकंदर कहता है, बात को समझने की कोशिश करो अनंता, और मेरी बात मान लो।
मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तुम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। मैंने तुम्हारे जाने का सारा इंतज़ाम कर दिया है, इसलिए अभी अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर तुम सेफ़ होगी तो मैं यही सोचूंगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि इस समय अपनी सेफ्टी से ज़्यादा मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी है। सिकंदर की ये बात सुनते ही अब अनंता भी वहाँ से जाने लगती है। हालांकि अनंता बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन किंग ने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था वहाँ से जाने का। अब अनंता एक बार पीछे मुड़कर देख रही थी तो एक बार उसके पैर आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी किंग के ऊपर ही थी। वो ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी उसके सामने एकदम से ही एक गाड़ी आकर रुकती है। और अब अनंता जैसे ही उस गाड़ी को देखती है एक पल के लिए तो वो डर जाती है, लेकिन अब किंग उसे इशारा करते उस गाड़ी में बैठकर जाने के लिए। इसलिए अब किंग की बातों को मानते हुए अब अनंता भी उस गाड़ी में बैठ जाती है और वो गाड़ी उन्हें पोर्ट पर उतार देती है। और वहाँ पर एक शिप पहले से ही रेडी था और वो उसके अंदर जाकर अब बैठ जाती है। आज वो अपने प्यार से ही दूर नहीं जा रही थी। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो अपनी ज़िंदगी से दूर जा रही थी, क्योंकि सिकंदर यहाँ पर उसका प्यार ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो वापस इंडिया में आ चुकी है, और वो भी दिल्ली में। कुछ दिनों तक अब वो दिल्ली में ही काम की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। देखते ही देखते वक्त पंख लगा कर उड़ गया था। इधर आयशा कॉलेज में थी कि तभी मैंने सोचा था कि मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगी, इसलिए मैं मनाली चली गई थी। मैं फिर से अपने काम को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि अब तक आयशा की भी मुझे किसी तरह की ज़्यादा चिंता नहीं बची थी। अब आयशा खुद अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक हो चुकी थी, और वहां जाने के बाद मैं अपने काम में फिर से मनाली में जाकर लग गई थी। मेरा सपना नवजीवन हॉस्पिटल का जहां पर नवजीवन हॉस्पिटल था, जहां पर गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होता था। और वहीं पर मेरी पहली मुलाकात मिस्टर धर्मराज मारवा और उनकी वाइफ सुहासिनी मारवा से भी हुई थी, क्योंकि उस वक्त मनाली में वो दोनों लाइफ केयर हॉस्पिटल का काम संभाल रहे थे। और वो ज़मीन जहां पर आगे चलकर तुम्हारी माँ की अनीकरण फार्मेसी भी बनी थी, उस वक्त वहां पर सबसे पहले एक लैब हुआ करता था, जिसमें दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट वहां पर अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। वहीं पर ही काम कर रहे एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उस लैब में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे पहले उस लैब के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन मेरे एक कलीग ने मुझे ये सब बताया। उसकी ये बात सुनते ही मैंने भी सोचा कि मैं खुद अब उस लैब में जाकर वहाँ पर सब कुछ चेक करूँगी। और यही सब सोचकर मैं अपने चेहरे को ढककर जब मैं उस लैब में गई तो जो वहाँ पर मैंने देखा वो देखकर तो मेरी एकदम से ही रूह कांप गई थी। लेकिन मैंने बड़ी ही हिम्मत करते हुए मैंने वहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व किया था। इससे पहले कि मैं वहाँ पर कुछ सोच पाती कि तभी मेरे कानों में अब एक आवाज़ आती है कि ओ गया फैमिली, मैंने ये काम हो गया। फाइनली मैंने ये काम कर दिया। इस केमिकल की वजह से अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। आई एम ए किंग। ये कहते हुए ही वो शख्स अब जोर जोर से हंसने लगता है और वो अब अपने लैब से बाहर निकल कर आ जाता है। उसके बाहर आते ही मैं जैसे तैसे बिना किसी की नज़र में आए मैं उस लैब से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि मैं वहाँ पर बड़ी मुश्किल से अंदर घुसी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पर किसी की भी नज़र मुझ पर पड़े, क्योंकि अगर मेरे ऊपर किसी की नज़र पड़ती तो इससे मेरी जान भी जोखिम में आ जाती। और फाइनली मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर चली भी गई थी। उस ज़माने में रीडिंग्स एक फाइल पर नोट होती थी। यहाँ तक के फॉर्मूला को भी ऐसे लिखा जाता था। मैंने उस फाइल को, जिस फाइल में ये सब लिखा हुआ था, मैंने उस फाइल को लिया और उस केमिकल को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर उसे लेकर मैं भागने की कोशिश करने लगी थी।
लेकिन मैं जैसे ही ये सब करती, मैं उन सभी की नज़रों में आ चुकी थी। मैं आगे आगे भाग रही थी और वो सभी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। मैं वहाँ के बेसमेंट में आकर अब कहीं छुप गई थी और मैं बस अब उस केमिकल को वहाँ पर छुपाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिस केमिकल के बारे में वो शख्स ये सब कुछ कह रहा था, सच में वो केमिकल उन लोगों के हाथ लगे, और यहाँ तक कि उसका फॉर्मूला भी, क्योंकि मैं उसे कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। अगर वो 5 एलिमेंट को अर्थ के कांटेक्ट में आया तो वो केमिकल और भी पावरफुल हो जाता, इसलिए मैंने उसे वैसे ही रखने का सोचा था। और मेरे नसीब से उस बेसमेंट में उस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि ये तो मेरा नसीब अच्छा था। और मैंने अब उस केमिकल को कंटेनर के साथ ही अब वहाँ पर ज़मीन में ही दफन कर दिया था, और उस फाइल को लेकर मैं दूसरी तरफ भागने लगी थी, क्योंकि मैं उस फाइल को और उस कंटेनर को एक जगह नहीं छोड़ सकती थी। इधर कुछ देर के बाद मैंने उस फाइल में आग लगा दी थी। जैसे ही वो फाइल डिस्ट्रॉय हुई, मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि किसी ने मेरे पीठ पर एक खंजर के साथ मेरे ऊपर वार किया है, और मैं देख भी नहीं पा रही थी कि आखिर किसने मेरे ऊपर वार किया है। मैं वहीं पर उस खंजर का दर्द इतना ज़्यादा था, उसका जख्म इतना गहरा था कि उस एक खंजर की वजह से ही मैं वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। इधर ये कहते हुए ही अब रोहित की नानी माँ अब एक गहरी लंबी सांस लेती है, और अब वो कहती है कि एक गहरी लंबी सांस लेती है, और अब उसको इस तरह से चुप होता हुआ देखकर अब अनिका उससे कहती है, नानी माँ, उसके बाद क्या हुआ था नानी माँ, बताइए ना। और उस केमिकल में क्या था ऐसा जो आप उसे लेकर भागी थी। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित की नानी कहती है, नेत्रा की ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा ना, तो समझ लो कि उस केमिकल की ताकत नेत्रा की ताकत से भी 100 गुना ज़्यादा थी, क्योंकि नेत्रा का तो काम तुमने खुद अपनी आंखों से ही देखा है ना, कि वो किस तरह से लोगों को अपने वश में कर लेती है। तो समझो अनिका, अगर वो केमिकल उस समय उनके हाथों में होता, अगर वो केमिकल बाहर आ गया ना, तो समझ लो कि इस दुनिया का क्या ही होगा। ये पूरी की पूरी दुनिया उनके इशारे से खत्म हो जाएगी। रोहित की नानी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है, लेकिन नानी माँ, इसका एंटीडोट तो होगा ही ना। मेरा मतलब है कि आपने इस बारे में नाना जी को बताया ही होगा। इस बात पर अब यहाँ पर अनंता कहती है, हाँ बताया था, और उस केमिकल का एंटीडोट भी इस दुनिया में अवेलेबल है। अनंता की इस बात पर अब अनिका कहती है, वो क्या है और कहाँ पर है नानी माँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, एक मिनट रुको अनिका। ये कहते हुए ही वो अब दूसरी तरफ जाकर अब एक बुक के पन्नों को पलटती है, और एक पेज में वहाँ पर कुछ केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए थे। अब अनंता उस पेज को अब वो अनिका को देते हुए कहती है, जब इस ड्रग को तुम बना लो तो इसकी एक डोज रोहित को दे देना, और हाँ, ये डोज देने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही होंगे, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में तुम रोहित का ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट कर सकती हो, और फिर सारी की सारी बातें तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी, और ठीक ऐसे ही तुम रोहित के सच तक भी पहुंच जाओगी, और उसकी कसम भी नहीं तोड़ोगी, क्योंकि अगर तुम रोहित से कुछ भी पूछोगी तो जो कसम उसने दी है वो टूट जाएगी। इसलिए अगर मैंने तुम्हें जैसे जैसे करने को कहा है, तुम अभी वैसे ही करो, और इससे तुम्हें रोहित का सच के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होगी। वैसे आगे चलकर कभी तुम्हें अपने प्यार और दुनिया को बचाने में से अनिका किसी को भी चुनना पड़े, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम किसको चुनोगी। तुम उस समय अपने पति रोहित मारवा को चुनोगी, या फिर इस दुनिया को बचाना चाहोगी। अब यहाँ पर अनंता यानी कि रोहित की नानी माँ की ये बात अनिका को अजीब जरूर लगी थी, क्योंकि इस बात से अनिका एक धर्म संकट में आ गई थी। लेकिन अब कुछ देर सोचने के बाद अब अनिका कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नानी माँ। ये सुनते ही अब रोहित की नानी स्माइल कर देती है, या अनिका अब उनसे कहती है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नानी माँ, प्लीज़ इस बात पर। अब वो कहती है कि हाँ कहो ना अनिका, क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो। अनंता की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा को पंछियों से बात करना आता है। इस बात पर अब
अनंता कहती है, ये सवाल तुम अपने मिस्टर मारवा से ही पूछो ना अनिका, मुझसे मुझसे क्यों पूछ रही हो? वैसे मिलना चाहती हो क्या उनसे? अब अनंता की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देखकर अब रोहित की नानी माँ कहती है, बताओ कहाँ आने के लिए उससे कहूँ, क्योंकि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं तो उसे खुद ही बुला लेती हूँ। जगह मुझे तुम बता दो, मैं उसे वहीं पर ही बुला दूंगी। इस बात पर अब अनिका एक गहरी सोच में चली जाती है और वो अब कहती है कि लंदन में मेरी प्रॉपर्टी है जहाँ पर कई इंडियन फैमिलीज भी रहती हैं। आपको तो पता ही होगा ना। इस बात पर अब अनंता कहती है, ठीक है, तुम वहाँ पर पहुँचो, वो भी वहीं पर ही तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा और तुम मुझसे खुद मिलकर यहाँ आ जाना और हाँ भाग्यश्री के साथ उस हिल पर पहुँच जाना। और हाँ, इस बार रोहित से अपने सारे ही सवालों के जवाब जान लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो तुम रोहित से ही जान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।